नमस्कार, मैं उजस धर्मपालन, वार्ता 24 न्यूज़ के लिए। आज हमारे साथ एक सुप्रसिद्ध समाज सेवी, एक्स सर्विसमैन और कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता है जो भिलाई दुर्ग में बहुत माना हुआ चेहरा है। इनके बारे में क्या बताएं हम। ये एआईसीसी के सदस्य है अभी वर्तमान में और पूर्व प्रदेश महामंत्री रहे हैं कांग्रेस में, और इनके 3 पीढ़ियां सेना में सेवा दे चुकी है और दे रही है कंटिन्यूसली। इनके पिताजी श्री जय नारायण सिंह जी जो पूर्व सैन्य अधिकारी थे ईएमई में, खुद ने अरुण जी यहाँ पे सर्विस की है, और इनका बेटा इंडियन एयरफोर्स में अभिषेक सिसोदिया जी अभी वर्तमान में कार्यरत है। इनसे जानते हैं इनके बारे में और कुछ राजनीतिक पटल के जो समीकरण चल रहे हैं इनसे हम ज्यादा जानकारी लेंगे। अरुण जी नमस्कार और आपका स्वागत है हमारे चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद। अरुण जी, ये बताइए कि कुछ दिन पहले एक बहुत बड़ा एक विस्फोट किया था आपने इंडियन नेशनल कांग्रेस के नजर में लाने के लिए छत्तीसगढ़ में राजनीति के लिए, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे जो जरूरी चीज है कि आपका अगर परिवार है, आपका घर है, तो आप अपने घर को दुरुस्त करने के लिए जो भी सकारात्मक प्रयास हैं जरूर करने चाहिए। कांग्रेस पार्टी एक आजादी से पहले से चली आ रही 138 वर्ष पुरानी पार्टी है, जिसका इतिहास रहा है कि कांग्रेस ने देश की आजादी में और उसके बाद देश को मजबूत बनाने में, सशक्त बनाने में, समृद्ध बनाने में और विश्व में एक अलग पहचान दिलाने में जो कांग्रेस का योगदान है वो अतुलनीय है। उसके बाद भी बहुत सारे प्रधानमंत्री बने, सबने शनै शनै अपने जो उनके दायित्व थे उसको बहुत बढ़िया तरीके से काम किया। पर कांग्रेस पार्टी धीरे 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 एक समय कांग्रेस पार्टी का पूरे देश में और पूरे विश्व में बोलबाला था, पर धीरे धीरे हम पिछले लोकसभा चुनाव तक हम 50 के लगभग की लोकसभा सीटों तक आके सिमट गए। तो ये बहुत बड़ा एक विषय था कि आत्मचिंतन, आत्ममंथन और अपने अंदर की कमियों को हमें झांक कर, हमें देखकर और उसका समाधान करने की आवश्यकता थी। मैं प्रदेश कांग्रेस कमेटी में महामंत्री रहा, संगठन और प्रशासन के प्रभार भी देखा, अधिवेशन का इतना बड़ा जिम्मेदारी का मुझे कन्वीनर बनाया गया। उसके अलावा एआईसीसी का मेंबर, नांदगांव की 6 विधानसभा सीटों का प्रभारी रहा 4 वर्षों तक, और इसके अलावा बहुत सारे ऐसे काम, यहाँ तक कि खड़गे जी के चुनाव का भी प्रभार जो छत्तीसगढ़ में वो भी हमें मिला। हमने अपना तन मन धन समय सारा लगाकर कांग्रेस पार्टी को बनाने में और उसमें पूरी ताकत, पूरी ऊर्जा के साथ कांग्रेस की मजबूती के लिए काम किया। पर कुछ ऐसे कारक, ऐसी शक्तियां हैं जो कांग्रेस का गाहे बगाहे अहित करती रहती हैं और जिनका ये सोच रहता है कि पार्टी से बड़ा व्यक्ति हो जाए, व्यक्तित्व हो जाए, और इसका नुकसान कांग्रेस पार्टी को भी होता है और किसी भी राजनीतिक दल को भी होता है। अगर कोई संगठन से बड़ा अगर कोई व्यक्ति हो जाता है तो निसंदेह जब वो व्यक्ति ध्वस्त होता है तो संगठन भी ध्वस्त हो जाता है। इसलिए हमेशा ये कहा जाता है कि संगठन सर्वोपरि है। पर संगठन का जिस तरह से पिछले 5 वर्षों में चला समय, सरकार हमारी थी, मुख्यमंत्री हमारे थे, आदरणीय भूपेश बघेल जी 5 वर्षों तक मुख्यमंत्री का काम किए, पर इसी दौरान कार्यकर्ताओं की और संगठन की बहुत भरपूर उपेक्षा हुई और साथ ही साथ संगठन पे एकाधिकार और कब्जा करने की जो प्रवृत्ति थी वो उसने कांग्रेस संगठन को नुकसान पहुंचाया। जैसा कि आपको मालूम है कि मैंने एक संगठन में पत्र लिखकर बात उठाई कि 5,89,00,000 रुपए का संगठन के कोष से एक निकासी हुआ है जो कि गैर जरूरी है और जिसकी आवश्यकता नहीं थी। वो पैसे एक टेसू मीडिया कंपनी जो कि एक वर्मा नामक लड़के की थी, जो दिल्ली में, नोएडा, गाजियाबाद के कहीं कार्यालय था, वो एक पूरी तरीके से कुछ दिन पहले बनी हुई 10 लाख रुपए मात्र की एसेट वाली कंपनी थी, जिसको कि लगभग 6 करोड़ का इतना बड़ा काम दे दिया और जिसके भुगतान भी बहुत सारे हुए, जिसका कि बैंक स्टेटमेंट में आया। तो मैंने ये बात उठाई कि एक तरफ हम जूझ रहे हैं, एक तरफ कांग्रेस का कार्यकर्ता, चाहे वो राहुल गांधी जी हो, चाहे खड़गे जी हो, चाहे एक सब्जी बेचने वाला या पनवाड़ी एक मोची तक का जो काम करने वाला, वो भी 138 रुपये कांग्रेस पार्टी के प्रेम में 138 रुपया, 1308 रुपया ऐसे कर करके जो एक लिमिट तय थी तो उसमें लाखों रुपए तक लोगों ने जमा किया, राहुल गांधी जी ने भी जमा किया। हम आर्थिक संगठन जो हमारा था, संगठन जूझ रहा था।
इस दौरान गैर जरूरी इतना बड़ा खर्चा कुछ अपने मित्रों के साथ मिलकर बिना संगठन के विश्वास में लिए, बिना संगठन में पारित कराए, बिना संगठन के पदाधिकारी, प्रदेश अध्यक्ष, महामंत्री की जानकारी के ये खर्चे किए गए, जिसका कि मैंने विरोध किया कि जहां एक तरफ हम ब्लॉक अध्यक्ष, बूथ अध्यक्ष, जोन अध्यक्ष, सेक्टर अध्यक्ष को हम 5,000 रुपए तक देने की हमारी क्षमता नहीं है और हमें 5 साल में नहीं दिया गया, तो ये 6 करोड़ रुपया देना, मैं इसका पूर्णतः विरोध करता हूं, जिसको लेकर बहुत बड़ा बखेड़ा भी खड़ा हुआ, बहुत सारी बातें आई। उसके सार्वजनिक करने के उसमें आरोप में मुझे नोटिस भी पार्टी से मिला, जिसका मैंने विधिवत जवाब भी दे दिया कि मेरे द्वारा किसी तरह का सार्वजनिक नहीं किया। और संगठन के हित की, कांग्रेस की हित की बात करना अगर अनुशासनहीनता है, तो ऐसा अनुशासनहीनता मैं बार बार करना पसंद करूंगा। लगातार भूपेश जी पे, पूर्व मुख्यमंत्री जी पे ईडी द्वारा छापे मारे जा रहे हैं, उनपे इल्जाम लगाए जा रहे हैं अपने सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से सरकारी जितने भी तंत्र हैं, जितने भी संगठन है और जितने भी एजेंसीज हैं, उसका भरपूर दुरुपयोग कर रही है। इस बात को मैं पूरी तरह सहमत हूं, क्योंकि उनका मुद्दा रहता है कि चुनावों के समय ऐसे माहौल का बनाना जिससे कि विरोधी दल को नुकसान हो और लोगों के मन में जाए कि ये भ्रष्टाचार है या ये गलत है। अगर किसी आदमी ने किया, अगर भ्रष्टाचार किया, अगर आप बोलते हो कि भूपेश बघेल जी ने भ्रष्टाचार किया, भूपेश बघेल जी ने महादेव ऐप में आपने FIR किया, अनवर ढेबर पे किया, अधिकारियों पे किया, तो आज तक उनके ऊपर कार्रवाई करते हुए, उनके ऊपर अरेस्टिंग करते हुए क्यों नहीं किया? तो ये दिखाता है कि ये चुनाव के समय एक तरह से बम फोड़ा था और उसके बाद बम फोड़ने के बाद, चुनाव निपटने के बाद सब ठंडे बस्ते में चले जाता है। तो भारतीय जनता पार्टी की एक तरीका रहा है कि एक पहले जनता के दिमाग में एक माहौल उत्पन्न कर दो, एक ऐसा विषय का निर्माण कर दो कि लोग ये माने कि ये जो हो रहा है सच है, पर ऐसा स्थिति नहीं है। आप भी जान रहे, पूरे विश्व में भ्रष्टाचार एक मतलब आतंकवाद से बड़ी समस्या है, पर हमारे देश में ही भ्रष्टाचार के ऊपर राजनीति भी होती है, हमारे देश में धर्म के ऊपर राजनीति होती है, लेकिन ओरिजिनल जो मुद्दे हैं, जनता के हित के मुद्दे हैं, जो जनता की बातें हैं, जनता की सुविधाओं की बातें हैं, जो सरकार के दायित्वों की बातें हैं, उसके ऊपर कोई बात नहीं होती, उसके ऊपर कोई फोकस नहीं करता। आज नरेंद्र मोदी जी जिस तरह से एकमेव संगठन के कर्ता धर्ता बनकर और अमित शाह जी चला रहे हैं, ये देश के राजनीति के लिए, लोकतंत्र के लिए बहुत बड़ा खतरा है। क्योंकि आज मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरह से धर्मगुरु कहते हैं या धर्म गुरुओं का मानना है कि देश में धर्म अब खतरे में पड़ गया है जब से भारतीय जनता पार्टी सरकार में आई है। उसी तरीके से मेरा जहां तक जानकारी प्राप्त हो रही कि आरएसएस के लोग भी इस बात को लेकर बहुत चिंतित हैं कि जिस तरह से मोदी जी और अमित शाह जी ने पूरे देश के ऊपर जकड़ लिया अपने ताकत से, आरएसएस को भी लगता है कि कल को आरएसएस को भी हटाने की और बदलने की अध्यक्ष की ताकत इनके पास आ जाएगी। तो एक बहुत बड़ा विषय है जिसको कि हमें सोचने का है कि ये वाकई में ऐसे मुद्दे हैं जिनको कि सही में साबित करना है, क्योंकि जो भारतीय जनता पार्टी में अगर भ्रष्टाचार का आरोप लगा हुआ व्यक्ति चला जाता है, उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती। हेमंत बिस्वा शर्मा जी की बात हो, उनके ऊपर बहुत बड़ा जल घोटाला का आरोप लगा था, शारदा चिटफंड का घोटाला बंगाल में लगा था अधिकारी भाइयों के ऊपर, महाराष्ट्र में आप अजीत पवार जी के ऊपर लगा था, उसके बाद आप छगन भुजबल पे लगा था, उसके बाद एकनाथ शिंदे पे लगा था, उसके बाद SB चौहान पे लगा था। तो ये ऐसे वो लोग हैं जिनके ऊपर भारतीय जनता पार्टी के जब विपरीत काम करते हैं, दूसरे दल से काम करते हैं, तो उनके ऊपर आरोप लगता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में जाते ही मोदी वॉशिंग मशीन और साथ साथ अमित शाह ड्राई क्लीनर से पूरी चीजें साफ हो जाती है। ये कहा जाता है कि कांग्रेस का पतन हो रहा है पूरे देश में। ये आम जनता की एक बात हो रही है कि कांग्रेस का पतन हो रहा है, इसका कारण क्या है या इसमें कितनी सच्चाई आपको लग रही है? देखिए, मैं इसमें कांग्रेस का कहीं पतन नहीं देखता, मैं एक वैचारिक गिराव की तरफ इसको इंगित करता हूं कि ये एक देश में जो वर्तमान में वैचारिक जो भाव चल रहे हैं वो कहीं ना कहीं मूल चीजों से भटक गया है। आज धर्म राजनीति में इतना हावी हो गया है, आज द्वेष, बदले की भावना, जातिगत
विघटन इतना हावी हो गया है कि असल मुद्दों से हम भटक गए हैं। होना यह चाहिए कि हम जिस तरह से धर्म एक आचरण का विषय है, आस्था का विषय है, वो एक अलग पार्ट होता है, ऐसे ही राजनीति एक अलग पार्ट होता है जो कि हमारे देश को संचालित करने के लिए लोकतांत्रिक व्यवस्था में जो संवैधानिक अधिकार होते हैं उसके माध्यम से देश को संचालित किया जाता है। पर धर्म इतना राजनीति में घुस गया है अंदर तक, वो भी भारतीय जनता पार्टी के जो छल प्रपंच या सोची समझी रणनीति के तहत, कि आज ऐसा हो गया है कि राजनीति ही धर्म हो गया है। आप अब किसी को हिंदू मुस्लिम व्यक्तिगत बोलने की बजाय जो भाजपाई है उसे लोग हिंदू बोलने लग जाते हैं, जो कांग्रेस में है, सपा में है या अन्य दल में है उसे गैर हिंदू बोलने लगते हैं। तो ये चिंता का विषय है, क्योंकि देश धर्म की जो अंधता होती है, धर्मांधता होती है, उसमें अगर उलझेगा तो देश कहीं ना कहीं पिछड़ेगा और पूरे विश्व में एक जो पहचान बनी है वो कहीं ना कहीं निचले स्तर पे जाएगी। जो राजनीतिक समीकरण अभी लोकसभा को लेकर चल रहा है, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, देश को जिसने बनाया है, जिसने आजाद किया है, दर्द भी उसी पार्टी के पास है। भारतीय जनता पार्टी ने ना आजादी में योगदान दिया, ना ही उसने देश को सशक्त और मजबूत बनाने में कोई विशेष योगदान दिया। आपने देखा, अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी, शाइनिंग इंडिया का एक स्लोगन चला और देश ने 5 साल में शाइनिंग इंडिया को पूरी तरीके से खारिज कर दिया। ऐसे ही पिछले 10 वर्षों में देश जिस तरह से मोदी भक्ति में लीन है, अब की बार 400 पार बोलते हैं, उससे पहले बोला गया अब की बार मोदी सरकार, उसके पहले बोला गया, अलग अलग नारों के साथ भाजपा लुभावनी बातें करती रही और देश को उन विषयों के साथ कभी भी रूबरू या साथ चलने का कोई प्रयास नहीं किया जिससे कि देश वाकई में मजबूत होता। तो मुझे ऐसा लगता है कि सरकार या राजनीति में जो एक कहावत है कि रोटी पलटते रहना चाहिए, मैं समझता हूं कि हर 5 वर्षों में राजनीति को अगर अच्छे रूप में, एक समृद्ध रूप में देश को देखना चाहते हैं तो मतदाताओं को हर 5 वर्षों में रोटी पलटना चाहिए, यानी कि सरकार बदलते रहना चाहिए, जिससे नेताओं को भी अपनी जिम्मेदारी का एहसास हो, अगले बार चुनाव जीतने के लिए, लड़ने के लिए उसे मशक्कत करनी पड़े और अच्छे कर्मों से वो अपनी छवि के माध्यम से समाज में एक इम्पोर्टेंस राजनीतिक और सामाजिक बनाकर लोगों के हितों पे काम कर सके, उसके लिए वो बाध्य हो। पर वर्तमान में जिस तरह से धर्म, हिंदुस्तान पाकिस्तान, हिंदू मुस्लिम और जातिगत विषयों में बटा हुआ हमारा देश है, ये हमें कहीं भी अच्छाई की तरफ नहीं ले जाएगा। विगत 10 वर्षों में लगातार मोदी जी जीत रहे हैं, उनको लोगों का समर्थन है। क्या कारण है कि राहुल गांधी जी को समर्थन नहीं मिल पा रहा है 10 सालों में? देखिए, मैं राहुल गांधी जी को एक बहुत ही ईमानदार और साथ ही साथ एक मासूम नेता के रूप में देखता हूं और बहुत वो मानसिक रूप से बहुत ठोस व्यक्ति हैं। इस बात को मैं बहुत ही जिम्मेदारी के साथ कहता हूं कि जिस आदमी ने लगातार इतनी हार को देखा, उस आदमी ने पलट के कभी शिकन नहीं आने दी चेहरे पे कि मैं अब राजनीति से संन्यास ले लूंगा, या मैं अब कभी चुनाव नहीं लड़ूंगा, या मैं दुनिया से दूर भाग जाऊंगा, या मैं सक्रिय राजनीति से अपने आप को अलग कर लूंगा। कभी नहीं किया उन्होंने। जबकि अपनी दादी की मौत देखी, गोलियों से छलनी शरीर देखा, भाई उनके पिताजी का पूरा शरीर जो है परखच्चे उड़ गए थे, और उसके बावजूद भी वो आदमी हिम्मत करके, वो परिवार अगर समाज में और राजनीति में, कांग्रेस में अपना इतना ज्यादा कंट्रीब्यूशन दे रहा है तो निसंदेह वे सम्मान के पात्र हैं, अभिवादन के, अभिनंदन के पात्र हैं। आपने जो इल्जाम पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी पे लगाया है, इसमें जो सत्यता थी जो आपने लोगों तक लाने के लिए, या कांग्रेस के मुख्य धारा में जो बैठे हुए हैं ऊपर में, उनको आपने इसकी जानकारी दी, इसका कोई परिणाम आपको दिखाई दिया? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि जो सत्यता है कि मैंने भूपेश बघेल जी पे किसी प्रकार का आरोप ही नहीं लगाया। मैंने कोषाध्यक्ष द्वारा जो धन का निकासी करके किसी एक एजेंसी को दिया गया था उसके ऊपर बात की थी, पर दुर्भाग्यवश भूपेश बघेल जी ने उस विषय में बीच में आकर अपने बयान रखे और साथ साथ हम जो मुद्दे उठा रहे हैं, चाहे संगठन के, चाहे कार्यकर्ताओं के,
उन मुद्दों को उठाने वालों को स्लीपर सेल कहा। उसके बाद से जो ये पूरा विषय है भूपेश बघेल जी वर्सेस सामान्य कार्यकर्ता वर्सेस छोटा कार्यकर्ता वर्सेस जिला अध्यक्ष ब्लॉक अध्यक्ष होके रह गया। जबकि मेरा मूल जो प्रश्न था कि ये अगर पैसे गए हैं तो वाकई में इसकी आवश्यकता थी कि नहीं थी। मैं प्रदेश अध्यक्ष जी और एआईसीसी के जिम्मेदार लोगों से अनुरोध करूंगा कि कमेटी बना के इस पूरे प्रकरण की जांच होनी चाहिए कि इतना फंड कहां गया और किसके सहमति से गया, जायज था, गैर जरूरी था या जरूरी था, इसके अलावा और कितना फंड इस तरह से गया, ये पूरी जांच होनी चाहिए। इसके लिए जरूर प्रदेश अध्यक्ष जी कोई ना कोई ठोस कदम उठाएंगे, इसके लिए मैं पूरी तरह आश्वस्त हूं। अगला कदम क्या होगा आपका? निरंतर कांग्रेस में रहकर कांग्रेस की बेहतरी और कांग्रेस की व्यवस्थाओं में परिवर्तन लाने का और नए लोगों को पार्टी में अवसर प्रदान कराने के लिए मैं पूरी तरीके से अपने आप को खपा दूंगा। कांग्रेस लगातार परिवारवाद के बातों में घिरा रहा है और यहाँ छत्तीसगढ़ में भी यही दिखा कि भाई भतीजावाद पूरी तरीके से कांग्रेस से हावी था। इस बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, भाई भतीजावाद किसी भी राजनीतिक दल में ये तो देखने को मिल रहा है, भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस में हो, कहीं ना कहीं रिश्तेदारों को टिकट दिया जा रहा है। पर इसके दो प्रारूप है। एक होता है कि सोते हुए घर में बेटे को उठाकर, बहू को उठाकर, पत्नी को उठाकर सीधे राजनीति में लाना, ये परिवारवाद होता है। परंतु कोई कार्यकर्ता बन के 10 साल 15 साल पार्टी के विभिन्न पदों पे रहकर संगठन का और पार्टी का काम करके अगर वो आगे बढ़ता है तो स्वागत योग्य है। लेकिन मैं जहां तक समझता हूं कि एक पैमाना होना चाहिए कि कोई व्यक्ति कितने वर्षों तक पार्टी के रूप में काम कर रहा है, कभी उसने पार्टी से बगावत करके निर्दलीय चुनाव लड़ा है कि नहीं लड़ा, उसने समाज सेवा और जनता की सेवा के लिए अपना कितना योगदान किया, उसके अलावा उसकी शिक्षा दीक्षा कितनी है, उसके अलावा वो पार्टी के लिए एसेट है कि लायबिलिटी है। क्योंकि आप देखेंगे कि कई तरह के लोग पार्टी में जुड़ जाते हैं। बहुत सारे लोग अपना स्वार्थ सिद्धि के लिए आते हैं, बहुत सारे लोग आते हैं कि एक चार्म और ग्लैमर के लिए आते हैं। पर जो लोग राजनीति में सेवा भाव को लेके आ रहे हैं, संगठन को समर्पण और निष्ठा के साथ काम करके समय देने के लिए आ रहे हैं, ऐसे लोगों को ही संगठन में बहुत पूर्ण जिम्मेदारी दी जानी चाहिए। और उसके अलावा चुनाव में भी ऐसे लोगों को ही टिकट दिया जाना चाहिए जिसको कि जनता बहुत आराम से एक्सेप्ट कर ले, जिसे स्वीकार कर ले। हो क्या रहा है, मेरा और तेरा पसंद का मसला आ जाता है। लोग अपनी पसंद के लोगों को टिकट दिलाने और पद दिलाने में लगे रहते हैं, योग्यता को साइड में कर देते हैं। योग्यता जबकि महत्वपूर्ण कड़ी है। अगर योग्य व्यक्ति, अगर कांग्रेस में आज से भी हम शुरुआत करते हैं योग्य और परिवार या व्यक्तिवाद से ऊपर उठकर और संगठन के हितों की बात करते हुए, तो कांग्रेस फिर से, मैं पूरी तरीके से आश्वस्त हूं और गारंटी देता हूं कि 5 साल में कांग्रेस फिर से उसी मुकाम पे होगी जहां पे राजीव जी ने एक ले जाके छोड़ा था। कोई चपरासी की नौकरी भी देनी, अगर किसी सरकारी नौकरी चाहिए रहता था, आज के डेट में एग्जाम देना पड़ता है। क्या आपको लगता है कि राजनीति में आने के लिए भी क्वालिफिकेशन और एग्जाम होने चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि अगर आप समाज सेवा या राजनीति कर रहे हैं और आपकी राजनीति करने की मंशा है, तो ऐसे विषय को आप बहुत राजनीतिक समझ होना बहुत आवश्यक है। पार्टी का आपको डिसिप्लिन और गाइडलाइन का पता होना बहुत आवश्यक है। पार्टी के अनुशासन और पार्टी के इतिहास का पता होना बहुत आवश्यक है। पार्टी के नेताओं के विषय में पता होना बहुत आवश्यक है। लेकिन होता क्या है, बहुत जगह हमने देखा, कहीं पे महापौर, कहीं पे कुछ, कोई चाय पिलाने वाले को कहीं महापौर बनवा देता है किसी भी राजनीतिक दल में। कहीं पे गृहिणी होती है, रोटी बेल रही होती है, उसको रात को बताते हैं तुमको कल चुनाव लड़ना है विधायक का और महापौर का, तो उसको टिकट दे दी जाती है। इन सब विषयों से बहुत ऊपर उठना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप सक्षम और योग्य और सही व्यक्तियों का अगर मूल्यांकन करके उनको आगे नहीं बढ़ाओगे, तो शायद कोई भी दल या राजनीति या लोकतंत्र की भलाई नहीं हो सकती। आम इंसान राजनीति में आने से डरता है। इसका क्या कारण है कि लोग बोलते हैं ये गंदगी है, इस गंदगी में उतरना नहीं चाहता है? क्योंकि एक डॉक्टर अपने बेटे को डॉक्टर बनाना चाहता है, इंजीनियर अपने बेटे को इंजीनियर बनाना चाहता है, वैसे ही एक राजनीति की अपनी राजनीति जो कर रहे हैं वो अपने बेटे को राजनीति में ही लाता है। ये सामान्य सी बात हो गई है, हर जगह ये देखने मिल रहा है।
इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, राजनीति में अगर अच्छे लोग नहीं आएंगे तो निसंदेह बुरे लोग या अयोग्य लोग आप पे शासन करेंगे। तो मैं उन सब युवाओं से जो ईमानदारी से, निष्ठा से समाज के एक अच्छे पिलर बन के काम करने को इच्छुक हो, वो जरूर राजनीति में आए। और उसके अलावा जो राजनीति करना कोई भी चीज गलत नहीं है। मैं बता दूं, मैं ट्रेड यूनियन की राजनीति से शुरुआत किया फौज से आने के बाद। उसके बाद सोशल एक्टिविटीज, जन अधिकार परिषद का गठन किया, जोहार चैरिटेबल ट्रस्ट का गठन किया और हमने लगभग 6000 लोगों को न्याय दिलाया जन अधिकार परिषद में। उसके बाद जोहार चैरिटेबल ट्रस्ट पिछले 3 वर्षों से हम लोगों ने कोरोना के समय से गठन किया। कोरोना काल में हमने हॉस्पिटल चलाया, दवाइयां बांटी, सैनिटाइजर बांटे, इलाज कराया, लोगों की हॉस्पिटल के शुल्क माफ कराए, अंतिम संस्कार कराए। हमने ऑक्सीजन कंसंट्रेटर लोगों को घर तक पहुंचा के दिया। हमारी सोच यह है कि समाज में अगर राजनीति कर रहे हो तो समाज के काम आने की राजनीति करो। आप राजनीति अपने स्वार्थ के लिए, अपने फायदे के लिए समझौतावादी बनकर मत करो। इसलिए राजनीति में अच्छे लोग का बहुत जरूरी है आना। मैं हाथ जोड़ के विनती करूंगा ऐसे युवाओं से जिनके मन में समाज के लिए, देश के लिए और अपने वतन के लिए अगर जरा सा भी प्रेम है तो जरूर अच्छी राजनीति करने के लिए आए। चाहे वो NSUI के माध्यम से आए, चाहे यूथ कांग्रेस के माध्यम से आए, चाहे महिला कांग्रेस के माध्यम से आए, पर ईमानदार और समाज और देश के हित की राजनीति अवश्य करें। एक आखिरी सवाल आपसे, इतना कुछ होने के बाद क्या आप कांग्रेस में रहेंगे कि आप कांग्रेस छोड़ेंगे? देखिए, कांग्रेस ने मुझे पहचान दी है। मैं स्वयं तो कांग्रेस नहीं छोड़ने वाला। मेरा उद्देश्य है कि कांग्रेस में अगर सुधार होने हैं और सुधार से कांग्रेस मजबूत हो सकती है तो वो सारे प्रयास मेरे द्वारा इस पार्टी में रह के किए जाते रहेंगे। ये मैं आपको पूरी तरीके से आश्वस्त करता हूँ। अब आने वाला है चुनाव, इसमें आप आम जनता से क्या अपील करेंगे? मैं यही अपील करूंगा कि अधिक से अधिक लोग मतदान करें, प्रत्याशी को देखकर परखकर मतदान करें, साथ ही साथ उसकी छवि, उसके काम को देखकर मतदान करें और बिना लालच के धन या धर्म या जाति से ऊपर उठकर हिंदुस्तान और छत्तीसगढ़ निर्माण के लिए वोट करें। यही मेरी अपील है बतौर एक फौजी। हमारे साथ श्री अरविंद सिसोदिया जी थे, जिन्होंने इनके विचार कांग्रेस पे, राजनीति पे और कई मुद्दों पे रखा। ये खुद एक बहुत बड़े समाज सेवी है, जिन्होंने कई कार्य किए, कई NGOs चला रहे, कई NGOs को सपोर्ट किया है। आज आप सब इस वीडियो को देखे हैं। आपसे अनुरोध है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने कमेंट जरूर बताएं राजनीति के बारे में और इनसे जो बात हुई है इनके बारे में। धन्यवाद। मैं उजस धर्मपालन, वार्ता 24 न्यूज के लिए।